अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन चार चीज़ों की वजाहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तकरीबन हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं वो ट्विस्ट करते हैं चीज़ों को। लेकिन जो असल हकायक हैं या एक फील्ड वर्क में जो रिपोर्टर काम करते हैं उनको असल हकायक मालूम होते हैं, लेकिन उसको देखे बगैर या एक रूटीन की चीज़ों को देखे बगैर जो हमारे एंकर्स हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बैठ कर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और तस्दीक करते हैं, लेकिन असल वो हकायक से बिल्कुल बरअक्स होते हैं। जिसमें आज खासतौर पर एक केस में आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर और उनके जो दीगर मुल्जमान हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है और उसके बाद एक अबूरी जमानत खारिज होने के बाद जो है वो आज शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं उनकी जमानत दरख्वास्त जमानत यानी कि वो जो अबूरी जमानत पर थे उनकी दरख्वास्त वो मुस्तरद कर दी गई है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन मैं सोशल मीडिया देख रहा था क्योंकि वो सिंध के डोमेन में नहीं है, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में ये केसेस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक फील्ड रिपोर्टर की हैसियत से इन चीज़ों की वजाहत करना मेरी जिम्मेदारी है और ताकि जितने लोग हैं जो इन चीज़ों से मुंसलिक हैं उनको गुमराह ना किया जाए बल्कि असल हकायक से आगाह किया जाए। पहली बात तो ये है कि जो अबूरी जमानत हासिल करने के बाद कोई भी मुल्ज़िम हो, चाहे वो कत्ल के केस में मुलविस हो, कोई मंशियात में पकड़ा जाए, एक्सीडेंट का केस हो, कोई भी हो, सबसे पहला काम तो ये होता है कि वो गिरफ्तारी से बचने से पहले यानी कि FIR जैसे ही दर्ज होती है तो सबसे पहले वो जाते हैं अदालतों में अबूरी जमानत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद अदालत जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस होगी, FIA, नैब या कोई भी इदारा उसको नोटिस जारी करेगी और उसके बाद उनसे वजाहत मांगेगी और तब तक ये पूरी जमानत पर रहेगा। और उसके बाद बाकायदा तौर पर दलाइल होते हैं। दलाइल के बाद अगर अदालत ये समझती है कि केस जो है वो मजबूत नहीं है, उसमें शवाहिद जो है कमज़ोर है, एविडेंस कमज़ोर है और मुल्ज़िम को ज़मानत दी जानी चाहिए तो ज़मानत कन्फर्म हो जाती है, लेकिन वो केस का ट्रायल जो है वो चलता रहता है। तो उसके बाद अगर केस जो है वो कम मजबूत होता है, एविडेंस ठोस होते हैं और उसके बाद उस मुल्ज़िम की ज़मानत मुस्तरद हो जाती है हाई कोर्ट से और उसके बाद उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद मुल्ज़िम फिर किसी दूसरे ग्राउंड्स पर यानी कि जो दरख्वास्त में दूसरे मौक़िफ़ लेकर वो फिर दोबारा हाई कोर्ट से दरख्वास्त लगाता है और दरख्वास्त दायर करता है। उसके बाद फिर आर्गूमेंट होते हैं, फिर नए सिरे से उन चीज़ों में चीज़ें सामने आती हैं और अदालत ये समझती है कि मुल्ज़िम को ज़मानत दी जानी चाहिए, ज़मानत पर रिहा करना चाहिए तो कर लिया जाता है। अगर नहीं होता तो उनको दोबारा उसकी ज़मानत मुस्तरद जो हो जाती है हाई कोर्ट से और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मुल्ज़िम जा सकता है या जिसके खिलाफ भी फैसला आता है वो हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है कि हाई कोर्ट ने जिन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया, जिन नुकात को जो है वो नहीं जांचा, जिनके ऊपर जिनको मद्देनजर रखते हुए फैसला या हक में या मुखालफत में नहीं होता तो हाई कोर्ट दोबारा उस केस को सुनता है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है और उसके बाद जो मेरिट पर होता है वो फैसला करने की कोशिश की जाती है। इस तरह सारी चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह खासतौर पर बताया गया है कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो है वो उन पे फर्द जुर्म आयद की गई है और उसके बाद ट्विस्ट किया जा रहा है कि देखें एक ही रोज़ में आज दोनों बड़े फैसले आए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये पहले से तारीख मुकर्रर थी दोनों अलग अलग केसेस में और उसके बाद ये जो फर्द जुर्म आयद होना है ख़ास तौर पर जब केस किसी भी मुल्ज़िम के ऊपर बनेगा, चाहे वो मैं पहले भी जैसे अर्ज कर रहा था मंशियात रखने का हो, एक्सीडेंट का हो, टायर चोरी करने का हो, करप्शन करने का हो, कोई भी बदगुमानी का केस हो तो उसमें मुल्ज़िम के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के बाद ही तो केस आगे प्रोसीड होता है। इससे पहले इतने अरसे से जब 1-1.5 साल से ये सब सारे मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के केस चल रहे हैं तो उन केस में आज तक तो ये केस लटकाए जा रहे थे। अब बाकायदा तौर पर साबिक सदर आसिफ जरदारी और दीगर के ऊपर ये बाकायदा तौर पर केस चलेगा और जो नैब के पास इनके खिलाफ शवाहिद हैं, जो सबूत हैं वो अदालत में पेश किए जाएंगे और उसके बाद अदालत मेरिट पर फैसला करेगी, चाहे वो उनके हक में हो या उनकी मुखालफत में हो। लेकिन जो हमारे सहाफ़ी हजरात की तरफ से मुसलसल ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक ही दिन में दोनों बड़े फैसले और नैब न्याजी गठजोड़ और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं या APC के फैसलों के बाद ये सारा कुछ हो रहा है, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं है। जब हमने हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट में भी देखा, इस्लामाबाद या सुप्रीम कोर्ट या कराची रजिस्ट्री में भी देखते हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं या चाहे वो हुकूमत में हों उनके हक में फैसले आते हैं तो कहते हैं वो मेरिट पर थे, जब उनके मुखालिफ उनके खिलाफ फैसले हैं तो फिर ये सारी बातें की जाती हैं। हाँ, आईनी नुकात पर आप जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को आप किसी चीज़ से जोड़ेंगे तो बिल्कुल फिर एक गुमराह करने और लोगों को गुमराह करने बल्कि एक अदालती या आईनी जो तरीकाकार है उसका मजाक उड़ाने के मुताबिक है। अब सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए आईनी और कानूनी जो इदारे हैं उनका मजाक उड़ाने से बेहतर ये है कि जो कानूनी तरीकाकार है उस पर आप चलेंगे,
وہ اس میں آپ کے حق میں بھی فیصلہ ہو سکتے ہیں، آپ کے خلاف بھی فیصلے ہو سکتے ہیں، عدالت کسی کے حق میں بھی فیصلہ دے سکتی ہے، کسی کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتی ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ میں آپ کو بر وقت آگاہ کروں۔ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ یہ رات تک آپ 3-4 دن تک مسلسل دیکھیں گے، یہ آپ کو جو ہے وہ ایک مہم نظر آئے گی کہ حکومت جو ہے وہ دباؤ میں لانے کے لیے اے پی سی کے بعد اور جو ایک اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ سارا کام کر رہی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ قانونی اور آئینی طریقہ کار تھا، اور اس طریقہ کار کی وجہ سے ہی آج یہ کیس اسلام آباد میں چلا، اور اس کے بعد آپ ظاہر ہے اس کو شہباز شریف صاحب کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر کوئی اور نیا کیس نہیں ہے تو یہ جیل کا اسٹڈی ہو جائیں گے، اگر دوسرا کیس میں کسی میں انکوائری کرنی ہوگی نیب نے تو انکوائری کرے گا۔ آصف زرداری اور فریال ٹالپور صاحبہ کے خلاف اگر نیب کے پاس جو ریکارڈ ہوگا، جو دستیاب ریکارڈ ہوگا، وہ احتساب عدالت میں اب باقاعدہ طور پر پیش ہونا شروع ہو جائے گا، جس میں سزا اور یا ان کی بریت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔